हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 जनवरी के पेपर 2 यानी कि जूनियर लेवल का जो पेपर हुआ था उसके मैथमेटिकल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है आप लोगों का 17 जनवरी 2023 का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जब हम 4 अंकों की अधिकतम संख्या में एक जोड़ते हैं तो हम प्राप्त करते हैं। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3 4, 4 बार 9। इसमें जब एक जोड़ते हैं तो एक जोड़ दिया तो 9 1 10 हासिल गया 1, 9 1 10 हासिल गया 1, 9 1 10 हासिल गया 1 और 9 1 10। तो हमें ये जो संख्या मिल गई 10,000 मिल गई। अब हमको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 जीरो है और उसके बाद 1 है, यानी 5 अंकों की हमको न्यूनतम संख्या मिल गई। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 अंकों की जो न्यूनतम संख्या होती है, हम लोगों ने कई बार बात की है, जितने भी अंक की न्यूनतम संख्या कही जाएगी, जैसे यहाँ 5 अंक का है तो हम लोग 1 लिख देंगे, फिर 5 में से 1 माइनस किया तो 4 बचे, तो 4 जीरो हम लोग ऐड कर देंगे 1 2 3 4, यानी कि जो हमारा सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की हो जाएगी वो 10,000 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ऑप्शन 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, 9 के गुणनखंड हो सकते हैं 3 गुणे 3 और 4 के भी गुणनखंड हो सकते हैं 2 गुणे 2। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है, या फिर कहीं भी आप लोगों से अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाएगी तो आपका आंसर हमेशा 2 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं उससे गुणा करके प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग देते हैं तो 2 सही 10/27 प्राप्त होता है, तो वह मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम किसी भिन्न, यानी भिन्न अगर हम लोग मान ले भिन्न हमारी है x/y, स्वयं उससे गुणा करें, यानी x/y में x/y से ही मल्टीप्लाई करें। प्राप्त जो गुणनफल आया है, इसका जो गुणनफल आया है, इसको हम उसके व्युत्क्रम से भाग दे दें, यानी y/x से भाग दे दें, तो हमें 2 सही 10/27 जो है संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसको सॉल्व करना है तो x और x की मल्टीप्लाई हमारी हो जाएगी x², y और y की मल्टीप्लाई हो जाएगी y², और भाग का जो चिन्ह है ये हमारा बदल जाता है मल्टीप्लाई में, और इसके जो अंश को हर में बदल देते हैं, हर को अंश में बदल देते हैं। बराबर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दूनी 54 और 10 64, तो ये हो जाएगा 64/27। तो x² और x की मल्टीप्लाई x³ y² और y की मल्टीप्लाई y³ बराबर 64/27। अब 64 के अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, और 27 के अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि हम लोग कह सकते हैं x³/y³ का मान जो हो जाएगा बराबर 4³/3³। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी x/y की वो आ जाएगी 4/3। अब 4/3 को हम लोग साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 सही 1/3। सॉरी 4/3 को हम लोगों ने मिश्र भिन्न में बदल चेंज किया तो 1 सही 1/3 आ गया। आप लोग इस टाइप से चेंज कर सकते हैं। तो हमारा 1 सही 1/3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों को केवल यहाँ पर एक भिन्न मान लेनी थी x/y। अब कह रहा उस भिन्न में उसी से गुणा किया जाए, यानी x/y से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्राप्त जो गुणनफल है, इनका जो गुणनफल है उसे भाग किया जाए किससे? उसके व्युत्क्रम से। तो भाग का चिन्ह लगाया, व्युत्क्रम से भाग दिया, तो हमें क्या मिल जाता है? 2 सही 10/27 मिल जाता है। ये हमारा हो गया x², ये हमारा हो गया y²। भाग को हम लोगों ने चेंज किया तो मल्टीप्लाई हो गया, और चिन्ह जो हमारा अंश है वो हर में चेंज हो गया, हर हमारा अंश में चेंज हो गया। तो ये x³/y³ बन गया, ये हमारा 64/27 बन गया। 64 का मतलब 4³ और 27 का मतलब 3³। तो x/y की वैल्यू हमारी आ गई 4/3। तो मूल भिन्न भी पूछी थी तो 4/3 या फिर 1 सही 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, 1.1 प्राप्त करने के लिए 0.01 में किस संख्या को जोड़ा जाना चाहिए? तो 0.01 में हम लोग मान ले अगर x को जोड़ दिया जाए तो हमें 1.1 प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1.1 माइनस 0.01। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग माइनस कर लेते हैं, नॉर्मली जैसे माइनस करते हैं बेसिक मेथड से, वैसे यहाँ पे माइनस करते हैं। 10 में से 1 गया 9, ये हमारा बचा 0 और यहाँ पर बचा 1। तो 1.09 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कह रहा 1.1 प्राप्त करने के लिए 0.01 में किस संख्या को जोड़ा जाना चाहिए। तो हम लोगों ने मान लिया 0.01 में x को जोड़ा जाना चाहिए।
तो जब हम लोग 0.01 में x को जोड़ेंगे तो 1.1 मिलेगा। अब हमने पक्षांतर कर दिया तो x बराबर 1.1 माइनस 0.01 हो गया। सिंपली हम लोगों ने बेसिक तरीके से इसको जो है माइनस किया तो 1.09 ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें मिल गया। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आप लोगों को यहाँ पर माइनस करना था। नेक्स्ट है हरि और हैरी की आयु का अनुपात 5:7 है। यानी कि अगर बात की जाए हरि की, तो हरि की जो उम्र है वो 5x हम लोगों ने मान ली, और अगर हैरी की बात करी जाए तो हैरी की हम लोगों ने उम्र मान ली 7x, क्योंकि अनुपात हमारा 5 और 7 का था तो हमने जो उम्र मान ली वो 5x और 7x मान ली। अब कह रहा है अब से 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद तो 4 ऐड कर देंगे। अगर 4 वर्ष पहले कहता तो हम लोग 4 इसमें माइनस कर देते। 4 वर्ष बाद की बात हो रही तो दोनों में हम लोगों ने 4 को ऐड कर दिया। ऐड करने पे क्या है, इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। यानी 5x प्लस 4 बटे 7x प्लस 4 की बात की जाए तो इनका जो अनुपात है वो हमारा हो जाता है 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 की 5x से मल्टीप्लाई होगी 20x, 4 की 4 से मल्टीप्लाई होगी 16, 7 और 3 की मल्टीप्लाई होगी 21x, प्लस 4 और 3 की मल्टीप्लाई होगी 12। अब हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो 16 माइनस 12 बराबर 21x माइनस 20x। तो 21 में से 20 गया तो x बचा, 16 में से 12 गया तो 4 बचा। तो x की वैल्यू हमें 4 पता चल गई। अब उनकी वर्तमान उम्र पूछ रहा है तो हरि की वर्तमान उम्र हो जाएगी 5x, यानी 5 गुणे 4। तो 5 गुणे 4 का मतलब हो जाएगा 20 वर्ष। और हैरी की बात की जाए तो 7 गुणे 4, 7 गुणे 4 का मतलब हो जाएगा 28 वर्ष। तो हैरी की वर्तमान उम्र 28 और हरि की वर्तमान उम्र 20। तो 20 और 28 हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। हरि की और हैरी की आयु का अनुपात हमें 5:7 पता था, हमने उम्र मान ली 5x और 7x है। और फिर हम लोगों ने क्या किया, 4 वर्ष बाद कह रहा था तो 5x में 4 ऐड किया, हैरी की उम्र में 4 ऐड किया। अब अनुपात 3/4 हो जाता है तो x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। जब x की वैल्यू हमें पता चल गई तो हरि की उम्र निकाल सकते थे। 5x से सिंपली 20 आ गई और 7x से हमारी जो है 28 आ गई। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो गया हरि की उम्र 20 और हैरी की 28। नेक्स्ट है किसी 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है। तो इकाई का अगर हम लोग मान लेते हैं x है तो दहाई का अंक हमारा हो जाएगा x प्लस 4। तो इससे बनने वाली हम लोग संख्या निकाल सकते हैं। संख्या कैसे बनाते हैं, जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इकाई के अंक को जोड़ देते हैं। तो जब भी आप लोगों से संख्या बनाने को पूछा जाए, मान लो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर 5 दहाई का अंक है, 4 इकाई का अंक है तो संख्या 54 हमें सीधे सीधे दिख रही है। लेकिन ये संख्या बनती कैसे है, जो दहाई का अंक है उसमें 10 से गुणा करते हैं, जैसे 10 गुणे 5, और इकाई का अंक जोड़ देते हैं तो 10 बचे 50 और 50 प्लस 4 54। तो इसी तरीके से संख्या जो है वो बनाई जाती है। जब भी आपको संख्या बनाने के लिए कहेगा तो आपको दहाई का अंक में गुणा करनी है। तो दहाई हमारी थी x प्लस 4, उसमें 10 से मल्टीप्लाई करनी है और x को ऐड कर देना है, यानी इकाई के अंक को ऐड करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 10x प्लस 40 प्लस x। तो 10 और x मिलकर 11x बना देंगे, 11x प्लस 40। अब कह रहा है यदि अंकों का योग, तो अंकों का योग की अगर बात की जाए x प्लस 4 है एक अंक है x, तो अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। अगर हम लोग संख्या का 1/7 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अंकों का योग मिल जाएगा। अंकों का योग क्या है, ये 2x प्लस 4 हो जाएगा, x और x मिलके, तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 4। अब ये इधर 1/7 में है, यानी इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो 11x प्लस 40 बराबर 7 से 2 की मल्टीप्लाई 14x, 7 चक्कू 28। पक्षांतर कर देंगे तो ये 14x माइनस 11x बराबर 40 माइनस 28। क्योंकि इधर हमारा प्लस में था 11x, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 28 इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये 3x बचा और 40 में से 28 गया तो हमारा 12 बचा। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 4। तो जब हमें x की वैल्यू 4 पता चल गई, क्योंकि 3 एकम 3 3 चौको 12, तो x की वैल्यू जब 4 पता चल गई, यानी कि एक अंक हमारा हो जाएगा 4 प्लस 4 8 और दूसरा अंक हमारा हो जाएगा 4, यानी कि संख्या जो है हमारी 84 हो जाएगी। और कह रहा है इकाई के स्थान का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक हम लोगों ने 4 माना था, तो ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने दहाई का अंक इकाई का अंक मान लिया x, दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 ज्यादा है, यानी x प्लस 4 हो गया। अब संख्या बनाने के लिए हम लोग दहाई के अंक में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 ब्रैकेट में x प्लस 4 हो गया और इकाई के अंक को जोड़ देते हैं, यानी कि 11, ये जो हमारी संख्या बनी 11x प्लस 40 बनी। अब कह रहा है यदि अंकों का योग उस संख्या का 1/7 हो, तो अंकों का योग हमारा x प्लस 4 प्लस x यानी 2x प्लस 4 हो गया।
तो अगर हम संख्या का 1/7 कर देंगे तो हमें अंकों का योग पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली 4। तो x हमारा क्या था, इकाई का अंक था, और इकाई का अंक हम लोगों से पूछ रहा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगर दहाई का अंक पूछा था तो 4 + 4 हमारा 8 हो जाता। संख्या पूछी जाती तो 84 हमारी संख्या हो जाती। नेक्स्ट है, यदि x रुपए में 30,000 पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज है तो 2x + 50 की वैल्यू ज्ञात करो। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन यानी P गुणे दर यानी R गुणे समय यानी कि T/100। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हमें यहाँ पर धन दिया गया है 30,000, तो मूलधन की जगह 30,000 कर दिया। दर हमें दी है 15, तो दर की जगह पर 15, और समय हमें दिया है तो 3, तो समय की जगह पर 3/100। तो ये कैंसिल हो गया, और ये हमारा हो गया 300 गुणे 15 × 45। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 15, 4 × 12, 1 13, 13,500 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हमको पता चल गया 13,500, यानी साधारण ब्याज जो था वो x था। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 13,500। हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है क्वेश्चन में, 2x + 50 की। तो 2x का मतलब 2 गुणे x की वैल्यू 13,500 प्लस 50। तो 13,500 का 2 गुना हो जाएगा यानी 0 0 5 दूनी 10 3 दूनी 6 1 7 27,000 प्लस 50। तो इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 27,050। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इसमें केवल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन था हमारा 30,000, दर थी हमारी 15, समय था 3/100। सॉल्व कर लिया तो 13,500 रुपए आ गया। तो जो हमारा साधारण ब्याज है वो 13,500 रुपए हो गया। जो साधारण ब्याज था उसका हम लोगों को वैल्यू दी थी x, तो x की वैल्यू हमारी 13,500 हो गई। 2x + 50 की वैल्यू पूछी गई थी, तो 2x की जगह 13,500 रखा प्लस 50 यानी 27,050। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमको मिल गया। नेक्स्ट है 4x² - 12x + 9 ax² + bx बटे 2x² - 3x। तो 4x² की बात करी जाए तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर 4x², तो 2 का स्क्वायर 4, x² का स्क्वायर x माइनस, और बीच में हमारी जगह आएगी प्लस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो बीच में हमारा 2 × 2x × 3 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12। इसको कैसे हमने तोड़ा, पहले वाले को हमने तोड़ दिया, लास्ट वाले को हमने तोड़ दिया। पहला वाला 2x का स्क्वायर हो गया, लास्ट वाला 3 का स्क्वायर हो गया। बीच में हमारा फॉर्मूला होता है 2ab यानी a² - 2ab + b²। तो बीच में हमारा 2 × a 2x × b × 3। फिर इसी तरीके से यहां पर हम लोगों ने x कॉमन कर लिया, तो ये हमारा बचा ax + b। तो इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब नीचे हमारा क्या है, यहां पर भी हम लोग कॉमन कर सकते हैं x, तो हमारा ये बचेगा 2x - 3, क्योंकि यहां पर भी हमारा 2x² है, यहाँ x है, तो हम लोगों ने x कॉमन कर लिया। अब ये हमारा a² - b 2ab + b² यानी कि a - b, तो a है 2x - b 2x - 3 का होल स्क्वायर बन गया। इधर हमारा बन गया x × ax + b अपॉन x × 2x - 3। तो x से हमारा x कैंसिल हो गया, 2x - 3 से एक 2x - 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर 2 थे नीचे 1 था, तो एक कैंसिल हो गया। बचा हमारा 2x - 3 और बचा हमारा ax + b, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया 2x - 3 और ax + b, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो सिंपली हम लोगों ने इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये हमारा 2x - 3 का होल स्क्वायर बना, यहां से x कॉमन किया तो ax + b बना, नीचे हम लोगों ने x कॉमन किया तो 2x - 3 बना, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो 2x - 3 और ax + b बच गया। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, यदि एक षडभुज आधार वाले पिरामिड, तो यहां पर पिरामिड की बात की जाए वहां पर हम लोग देखते हैं फलक, किनारे और शीट्स कैसे निकाले जाते हैं, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जब पिरामिड की फलक की बात की जाएगी तो पिरामिड का जो फलक होता है उसकी जो फॉर्मूला होता है n+1 होता है। तो जब फॉर्मूला n+1 होता है तो पिरामिड षडभुज है। तो षडभुज का मतलब n की वैल्यू 6 हो गई, 6 + 1 यानी कि 7, फलक की वैल्यू हमारी 7 आ गई। और फलक को किससे निरूपित किया जा रहा है, x से किया जा रहा है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7 = x। फिर हम लोग बात करें किनारों की संख्या, तो किनारे हमारे होते हैं 2x या 2n। तो 2 हमारा ऐसे ही रहेगा, n की वैल्यू 6 है क्योंकि षडभुज है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी y की।
फिर इसी तरीके से बात करी जाए शीर्ष की, तो शीर्ष का हम लोग निकाल लेंगे। शीर्ष का जो हमारा फार्मूला होता है, तो शीर्ष का होता है यहाँ पर n+1 या फिर x+1 या n+1, तो 6+1 और 6+1 की वैल्यू हो जाएगी 7 और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी z। तो फलक का फार्मूला n+1, शीर्ष का फार्मूला n+1 और किनारे का फार्मूला 2n+1। अब हमसे पूछा x+y+z/2 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू है 7 प्लस y की वैल्यू है 12 प्लस z की वैल्यू है 7/2 का होल स्क्वायर। तो 12 7 19 7 26 हो जाएगा, 26/2 का होल स्क्वायर 2 से डिवाइड करेंगे ये 13 हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर होता है 169। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो फलक निकालने जब भी पिरामिड की बात की जाएगी, षडभुज था तो n 6 हो गया, फलक n+1 होता है, किनारे 2n होते हैं और शीर्ष हमारा n+1 होता है। तो इसी चीज का हम लोगों ने यूज करके यहाँ पर x+y+z की वैल्यू निकाल ली। x+y+z/2 का होल स्क्वायर निकालना था, सारी वैल्यूज को पुट करके हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट है एक त्रिभुज की रचना की जानी है जिसकी भुजाएं दी हैं, त्रिभुज के लिए सदैव p सदैव है। तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि किसी भी त्रिभुज की रचना तभी संभव होगी, या कोई भी त्रिभुज में अगर तीन भुजाएं हैं ए बी सी, किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी ए बी सी, तो 2 भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से। जैसे a प्लस बी का योग बड़ा होगा c से, अगर b प्लस सी का योग निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा किससे, a से। अगर c प्लस a की बात करी जाए, इसका अगर योग निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा b से। यानी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है सबसे छोटी वैल्यू पहले रख के देखते हैं 2.5। तो अगर 2.5 की बात करें तो 2.5 अगर रखते हैं, 2 गुणे p की वैल्यू 2.5 माइनस 1, फिर 2 गुणे 2.5 प्लस 1, फिर 12 सेंटीमीटर। तो 2.5 गुणे 2 हो गया 5 माइनस 1, और 2.5 गुणे 2 हो गया हमारा 5 प्लस 1 इंटू 12, इधर 12। तो 5 में से 1 गया 4, 5 प्लस 1 6 और 12। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 6 और 4 का योगफल हमारा 10 हो जाएगा, और 10 और जो है वो 12 से छोटा है, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज की रचना इससे संभव नहीं है, क्योंकि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आना चाहिए था, इन दोनों का योगफल 12 से ज्यादा होना चाहिए था। तो ये वाला तो हमारा 2.5 के बराबर होना चाहिए, ये तो कैंसिल हो गया। फिर अगला हम लोग देख सकते हैं 3 के बराबर। तो 3 के बराबर जब देखेंगे तो 2 गुणे 3 माइनस 1, 2 गुणे 3 प्लस 1 और इधर 12। तो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, 3 दूनी 6 में से 1 गया 7, 12। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 7 और 5 का योगफल 12 होता है, और 12 जो है 12 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर p की वैल्यू 3 है तब भी त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर 2.5 से अधिक होना चाहिए। तो जब 3 के बराबर से हम नहीं बन रहा तो 2.5 से भी नहीं बनेगा। जो p की वैल्यू होनी चाहिए वो 3 से अधिक होनी चाहिए। जब 3 से अधिक होगी तभी हमारे त्रिभुज की रचना संभव है। 3 से अधिक मान लो हम लोग 4 अगर है तो 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 12। अब हम लोग देखते हैं तो 9 7 16 12 से बड़ा है, 12 9 21 7 से बड़ा है, 12 7 19 9 से बड़ा है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो केवल आपको ये याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज की रचना तभी संभव है जब त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, अगर हम लोगों ने 2.5 वैल्यू रखी तो हमारे 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से छोटा आ रहा था, तो 2.5 से त्रिभुज संभव नहीं था। फिर हम लोगों ने 3 रख के देखा तो 3 से भी हमारा संभव नहीं आया, यानी 2.5 के बराबर नहीं हो सकता, 2.5 से अधिक भी नहीं हो सकता, और 3 से बराबर नहीं हो सकता, यानी 3 से अधिक वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 से 2/3 में समकोण में डिग्रियों की संख्या। तो 4 3 12 और 12 2 14/3 हो जाएगा। अब 14/3 में समकोण की बात हो रही तो 90 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो गया 30, और 14 गुणे 30 होता है 14 दिया 42 420, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो समकोण सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी आपको समकोण में डिग्री पूछी है तो सीधे 90 से मल्टीप्लाई कर देना है। और साधारण बिंदु में भी चेंज करने का हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। 4 और 3 की मल्टीप्लाई होगी और 2 को ऐड कर देंगे, 4 दिया 12 और 2 14/3 हो जाएगा, 420 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आयत वर्ग समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में किन चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो हमेशा याद रखिए वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण जो है परस्पर लंबवत होते हैं। जब भी आप वर्ग बनाएंगे तो उनके जो विकर्ण होंगे इस टाइप से वर्ग बनेगा, और जो विकर्ण होंगे एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी कि यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा।
इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें समचतुर्भुज अगर बनता है तो उसमें भी अगर विकर्ण की बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो वर्ग और समचतुर्भुज के हमेशा जो विकर्ण है वो परस्पर लंब होते हैं। आयत और वर्ग में बात की जाए तो वर्ग के होते हैं लेकिन आयत के नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज की बात की जाए तो नहीं होते हैं, समचतुर्भुज में होते हैं, आयत में नहीं होते, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, वर्ग और समचतुर्भुज में विकर्ण जो है परस्पर लंबवत होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आकृति में कोई सममित रेखा नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर है। अगर हम लोग यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं, ये अगर हमारी बराबर भुजाएं हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। इसको अगर हम लोग 20 से डिवाइड करते हैं फिर इसको फोल्ड करते हैं तो ये आकृति पूरा कवर कर लेगी, यानी इसमें हम लोगों को एक सममित रेखा मिल जाएगी। अगर बाई चांस कभी आप लोगों से पूछ दिया जाए समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं, तो एक सममित रेखा होती है। फिर पतंग का फिगर कुछ इस टाइप से होता है, यानी समचतुर्भुज के आकार का लगभग होता है। अगर हम लोग इसको यहाँ से एक विकर्ण मिलाते हैं और इसको अगर फोल्ड करते हैं तो हमको एक सममित रेखा मिल जाएगी, और अगर हम लोग इस टाइप से मिलाते हैं और फिर अगर इसको फोल्ड करते हैं तो भी हमें एक पूरी एक सममित रेखा मिल जाएगी। यानी पतंग में जो सममित रेखाओं की संख्या है वो 2 है। फिर समांतर चतुर्भुज की बात की जाए तो समांतर चतुर्भुज में अगर हम लोग ऐसे मिलाते हैं तो कवर करते हैं तो हमें कोई भी सममित रेखा नहीं मिलेगी, या इस टाइप से करते हैं तो भी कोई सममित रेखा नहीं मिलेगी, या इस टाइप से करते हैं तो भी कोई सममित रेखा में नहीं मिलेगी। किसी भी तरीके से फोल्ड करने पे हमें कोई भी सममित रेखा नहीं मिलेगी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी सममित रेखा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में बात वृत्त की बची। वृत्त को अगर हम लोग इस टाइप से अगर फोल्ड करें तो हमें एक सममित रेखा मिल जाएगी। ऐसे फोल्ड करें ऊर्ध्वाधर तो भी एक सममित रेखा मिल जाएगी। इस टाइप से करेंगे तो भी एक सममित रेखा मिल जाएगी। इस टाइप से करेंगे तो भी एक सममित रेखा मिल जाएगी। इस टाइप से भी एक सममित रेखा मिल जाएगी। यानी वृत्त में अनेक अपरिमित जो है सममित रेखाएं हो सकती हैं। तो अगर कभी वृत्त से पूछ लिया जाए तो वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या जो है अपरिमित होगी, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फिलहाल होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में 1 होती है, पतंग में 2 होती है, वृत्त में अपरिमित होती है। फिगर के माध्यम से आप लोग इसे आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, यदि दो घनों के आयतन का अनुपात, तो घन है तो घन का हम लोग मान लेते हैं पहले का a1 क्यूब, क्योंकि घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब या भुजा क्यूब, इस चीज को याद रखना है। तो पहले का आयतन हम लोग मान लेते हैं a1 क्यूब, दूसरे का मान लेते हैं a2 क्यूब, और इनका अनुपात हमें दिया है 27/64। तो 27/64 को हम लोग लिख सकते हैं 3/4 का होल क्यूब, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a1/a2 का होल क्यूब, क्योंकि ऊपर भी क्यूब नीचे भी क्यूब हम लोगों ने एक साथ लिख दिया। तो a1/a2 की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 3/4। अब हम लोगों से पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है 6a1 स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर होता है, यहाँ पर 2 है इसलिए हम लोगों ने इसको 6a1 स्क्वायर मान लिया। दूसरे का हो जाएगा 6a2 स्क्वायर। तो a1 और a2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं a1/a2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो एक साथ हम लोगों ने लिख दिया। तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 9/16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दो घनों के आयतन की बात हो रही थी, तो आयतन का जो फार्मूला होता है वो भुजा क्यूब होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं a1 क्यूब, फिर a2 क्यूब। इन दोनों का अनुपात 27/64 था। तो a1/a2 के वैल्यू हम लोगों ने आसानी से 3/4 निकाल ली। फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही थी, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। यहाँ पर 2 थे तो a1 स्क्वायर/a2 स्क्वायर मान लिया, 6 से 6 कैंसिल हो गया। इसको हम लोगों ने a1/a2 का होल स्क्वायर लिख लिया। a1/a2 की वैल्यू 3/4 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा 9/16। नेक्स्ट है, 18 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो जो अगर हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा हम लोगों को दी गई है 12 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा हम लोग मान लेते हैं a है। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल, चौड़ाई हमें पता नहीं, चौड़ाई को हम लोग b मान लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी 18 हो गई, चौड़ाई हमारी b हो गई। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 144। अब कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी 18b का जो 18 इंटू बी जो है वो 144 के बराबर होगा, क्योंकि ये आयत का क्षेत्रफल और ये वर्ग का क्षेत्रफल। b की वैल्यू हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे।
144 बटे 18 डायरेक्ट आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, 18 8 144। तो बी की वैल्यू जो आ गई वो 8 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि हमें आयत की चौड़ाई पता चल गई, आयत की लंबाई हमें पता चल गई, आयत की चौड़ाई पता चल गई। उस आयत का परिमाप निकालना है, तो परिमाप का फार्मूला आप लोग जानते होंगे। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 का मतलब 2 ऐसे ही रहेगा, लंबाई हमारी 18 है, चौड़ाई हमारी 8 है, तो 18 और 8 26 हो जाएगा। 2 गुणे 26, 2 गुणे 26 का मतलब हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन का जो परिमाप हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आयत की लंबाई हमें दी थी 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें पता नहीं थी, चौड़ाई हमने मान ली b। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी l की वैल्यू 18 और b की वैल्यू b। फिर इसी तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, या फिर हम लोग कह सकते हैं a स्क्वायर। a की वैल्यू हमें 12 दे रखी थी, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो 18 इंटू बी बराबर 144 रख दिया। बी की वैल्यू यानी आयत की चौड़ाई हमें 8 सेंटीमीटर पता चल गई। आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 18 दी गई है, चौड़ाई 8 दी गई है, सॉल्व कर लिया 52 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है किसी समलंब का परिमाप 104 सेंटीमीटर है। तो अगर हम लोग भुजा मान ली ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। समलंब के परिमाप की बात की जाए, समलंब का या किसी भी चीज का परिमाप जो होता है वो सामान्यतः सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर जो समलंब का परिमाप हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी भुजा हमारी यहाँ बराबर नहीं है। फिर कह रहा प्रत्येक असमांतर भुजा 20 सेंटीमीटर है, यानी ये 20 है और ये 20 है, यानी सी और डी की वैल्यू 20 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस 20 प्लस 20, और परिमाप हमको दिया है 104 सेंटीमीटर, तो परिमाप जो है 104 के बराबर हो जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस 40 हो जाएगा बराबर 104। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 104 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 64। तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 64, यानी कि जो दो समांतर भुजाएं हैं उनका योगफल हमें 64 पता चल गया। अब यदि उसकी ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर है, तो ये जो ऊंचाई है ये हमारी 16 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं हमारी a प्लस बी है, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग हमें 64 पता चल गया है, और ऊंचाई हमें पता चली है 16, क्योंकि क्वेश्चन में ही दी है। तो 2 8 16, तो हमारा जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 64 गुणे 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 चौको 32, 8 छंग 48, 3 51, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो समलंब का जब परिमाप की बात की जाए, तो समलंब का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या किसी भी चीज का परिमाप जो होता है वो सामान्यतः सभी भुजाओं का योग होता है। परिमाप हमें 104 दिया था, a हमें पता नहीं था, b हमें पता नहीं था, c की वैल्यू 20 दी थी और d की वैल्यू हमें 20 दी थी, क्योंकि दो असमांतर भुजाओं की लंबाई हमें 20 दी थी। तो c की हमने 20 रख दी, d की 20 रख दी, a प्लस बी की वैल्यू हम लोगों ने 64 निकाल ली। जब a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली, तो एरिया का जो फार्मूला होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाएं, यानी a प्लस बी का योग गुणे ऊंचाई। तो a प्लस बी हमें पता था 64, ऊंचाई हमें पता थी 16, सॉल्व कर लिया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, यदि निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के माध्यक का एक अभिलाक्षणिक है। माध्यक का मतलब है यहाँ पर आपकी माध्यिका, या माध्यिका से मतलब है, और माध्यिका हम लोग कैसे निकालते हैं। माध्यिका का निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक विषम और एक सम। तो विषम जब होता है, पदों की संख्या जब विषम हो, तो जो हमारा फार्मूला होता है n+1/2वां पद, और जब पदों की संख्या सम हो तो 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो ये हमारे 2 फार्मूले होते हैं, एक जब पदों की संख्या विषम हो, एक जब पदों की संख्या सम हो। तो माध्यिका निकालने के 2 तरीके होते हैं। अब माध्यिका का जो निकालने से पहले हम लोग जो भी हमारे आंकड़े होते हैं उनको हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लो 1 3 5 7 है, तो यहाँ पर आरोही क्रम में पहले से लगा हुआ है 3 सबसे छोटी, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर हम लोग इसकी माध्यिका निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, विषम पद। तो विषम पद हमारा हो जाए, विषम है यहाँ पर पदों की संख्या क्योंकि 3 है, तो n+1 यानी 3 + 1/2, तो 4/2 हो जाएगा, यानी 4 का मतलब हो जाएगा दूसरा पद। माध्यिका हमारी आ जाएगी 5। अब इसी चीज को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जब हमारे पदों की संख्या 3 थी तो हमारी माध्यिका 5 आई। अगर यहाँ पर हमारा 8 हो, या यहाँ पर 10 हो, या यहाँ पर
15 हो या 20 हो, कोई भी हो, या यहाँ पर 5 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी हो, लेकिन अगर पदों की संख्या 3 है तो हमारी यहाँ पर माध्यिका हमेशा जो है 5 रहेगी। इसमें अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हमारी इसमें कोई भी परिवर्तन हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई भी परिवर्तन हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी जो आंकड़े हैं उसके जो चरम अंकों से कोई भी माध्यिका जो है वो प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही चीज आप लोग सम्मित भी देख सकते हैं। मान लो अगर आपको संख्याएं 2, 4, 6, 8 दे रखी हैं, अब माध्यिका आप लोगों से पूछी गई है तो माध्यिका सम में 1, 2, 3, 4 हो गई, तो 4/2 पद का मतलब हो गया दूसरा पद हमारा 4 हो गया। फिर 4/2 + 1 यानी तीसरा पद हमारा 6 हो गया। तो 6 + 4 और ब्रैकेट में 1/2, तो 6 + 4/2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो इसके बीच की इसकी जो माध्यिका आएगी 5 आ जाएगी। अब चाहे 8 की जगह आपका 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, कोई भी संख्या हो, हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना, हमेशा हमारी जो माध्यिका आएगी वो 5 आएगी। यानी यह आंकड़ों के चरम अंकों से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह केवल जो प्रभावित होती है वो पदों की संख्या से प्रभावित होती है। अगर पदों की संख्या यहाँ एक और बढ़ जाए तो यहाँ पर जो माध्यिका है वो प्रभावित हो जाएगी। अदरवाइज आप इसके जितने भी चरम अंक को प्रभावित करें, कोई भी माध्यिका पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बाकी है, यह माध्य ज्ञात करने के समान है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि माध्य का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। जबकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं माध्यिका का मतलब है n+1/2 पद, या ये वाला फॉर्मूला। क्योंकि माध्यिका जो होती है बीच वाला पद, तो बीच वाला पद, और माध्य का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये वाला तो हमारा गलत हो गया। यह आंकड़ों के चरम अंकों से प्रभावित होता है, तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ रहा। चाहे हम लोग इसको कितना भी बढ़ाएं, माध्यिका हमेशा 5 ही रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी डिब्बे में 10 पर्चियां रखी गई, 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हैं, यानी जो टोटल संख्याएं हैं वो हमारी हो जाएंगी 10, क्योंकि 1 से 10 तक लिखी गई तो टोटल संख्या है 10। अब इन्हें अच्छे प्रकार से मिला दिया गया। इस डिब्बे में बिना अंदर देखे एक पर्ची निकाली गई, 6 से बड़ी संख्या ज्ञात होने की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी जो 6 से बड़ी संख्या जो प्राप्त होने की जो संभावनाएं बनेंगी हमारी, तो 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है और 10 हो सकती है। यानी 4 हमारी संभावनाएं बन रही हैं 6 से बड़ी संख्या आने की। 7, 8, 9, 10 यानी 4 संभावनाएं बनी। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं, जो संभावनाएं बन रही है 4 बटे टोटल जो हमारी थी वो 10, तो 4/10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकालने का यही तरीका है कि जो टोटल है उसको नीचे रखेंगे और जितनी हमारी संभावनाएं बन सकती हैं उनको हम लोग ऊपर रखेंगे। तो 10 पर्चियां थी तो टोटल हमारे 10 अंक हो गए, और 6 से बड़ी संख्या निकालनी थी, 7, 8, 9, 10, यानी कि जो संभावनाएं थी वो हमारी 4 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी हमारी जो संभावना है बटे टोटल, तो 4/10, 4/10 का मतलब हो गया 2/5। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 17 जनवरी का पेपर 2 जो था जूनियर लेवल का, उसके जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का जो नेक्स्ट पेपर होगा उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।